वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। बृहस्पतिवार को वाराणसी के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि 2 चरणों के चुनाव होते होते सपा धराशायी होने लगी है। दिन प्रतिदिन बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रहा है। सपा की सरकार को दंगों व माफिया की सरकार है। माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से अपने लाया गया, यह केवल योगी व मोदी ही कर सकते हैं। योगी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। काशी विश्वनाथ मंदिर अब बहुत ही सुंदर हो चुका है। काफी परिवर्तन हुआ है, जिससे आज यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। मोदी जी की प्रेरणा से दूसरी बार सरकार बनने के बाद पेंशन को बढ़ाया जाएगा। वही सवाल पूछने पर कि मिडिल क्लास को आज एक भी मोदी की योजना का लाभ नहीं मिला, इस पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले गरीब को देखा गया ताकि कोई भी खाली पेट न सोए। वही ये पूछने पर कि मिडिल क्लास का नंबर कब आएगा, इस पर कहा कि वो खाली पेट नहीं सो रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा और जो योजनाएं हैं उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। जो उज्ज्वला का हमारा कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत 2.5 लाख परिवारों तक ये कनेक्शन गैस के पहुंच गए और दूसरे चरण में भी 19,000 तक हो गया। न्यूनतम पेंशन 1,000 हो गई और मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी का ये आने वाले 5 वर्षों में दूसरी बार सरकार बनने के बाद उनका ये भी संकल्प है कि इसको पेंशन को बढ़ा करके इसकी दर 1,500 कर दी जाएगी। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे। न्यूनतम मूल्यों पर अन्नपूर्णा कैंटीन का एक नया क्रम शुरू किया जाएगा, नई व्यवस्था, जहाँ के जो बहुत अधिक पैसे ना खरीद सकता हो वो अपने भोजन की व्यवस्था कर सके। कि जैसे मोदी जी ने हमें ये मंत्र दिया कि कोई व्यक्ति खाली पेट ना सोए और वो कर दिखाया इस आपदा के दौरान कोविड की। उसी क्रम को, उसी प्रेरणा को आगे बढ़ा करके योगी जी ने अगले 5 वर्ष का भी अपना कार्यक्रम बनाया है। मुझे लगता है बहुत अधिक बात ना करते हुए जो आगे चर्चा आएगी उसमें हम बात लेंगे, लेकिन अंत में मैं संक्षेप में ये कह दूं कि ये जो विकास की गति पिछले 5 वर्षों में हमें देखने को मिली है, जो सुरक्षा की व्यवस्था 5 वर्षों में स्थापित हुई है, क्या हम नहीं चाहते कि इस विकास की यात्रा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य हो? क्या हम नहीं चाहते कि सुरक्षा और सम्मान के साथ हर नागरिक को जिस प्रकार अपना जीवन व्यस्त करने का अवसर मिला है, इससे हम अपने आप को वंचित करें? और यदि नहीं चाहते तो मात्र और मात्र एक ही विकल्प है हमारे पास, और विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कहा जाता है कि चुनना हमें इन 2 में से एक है, और चॉइस इतनी है कि क्या आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में दंगा एक्सप्रेसवे बनेगा या फिर काशी की धरती पर हम कह सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसकी योजना मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार ने बनाई हुई है। मंत्री जी, आप विकास की बात करते हो और विकास आप कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ दल आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आप आतंकवाद का सर्वमूल नाश करते हैं। आप जिस राज्य से हैं वो आतंकवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। आखिर उन आतंकवादियों पे बहुत आपने कंट्रोल किया, लेकिन कश्मीरी ब्राह्मणों का वापसी कब कंफर्म होगा कि सारे के सारे वापस जाए? आपके दूसरे भाग का भी उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपने कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर आतंक का बोलबाला था। इन्हीं चंद एक वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में एक दृढ़ निष्ठा के साथ आतंक पर नियंत्रण पा लिया गया, उस पर अंकुश लगा दिया गया। और जब छुटपुट घटनाएं होती हैं तो वो इस कारण होती है कि जो भगदड़ में है आतंकी टेररिस्ट ऑन दी रन, दौड़ते दौड़ते सॉफ्ट टारगेट पर वो हमला करते हैं। यदि ये वहाँ हो सकता था तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था। तो बात चूंकि हम उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में बैठे सीधी जुड़ती है कि इसका अर्थ ये हुआ कि इच्छा शक्ति नहीं थी। जो यहाँ पर सरकारें नहीं थी वो चाहती नहीं थी, क्योंकि उनका अस्तित्व, उनका सर्वाइवल इस गुंडा राज और आतंकवाद के सहारे चल रहा था। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जानबूझ करके आतंकियों को पनाह देने का कार्य होता रहा इन सरकारों में। और जहाँ तक कश्मीरी पंडित समुदाय का संबंध है,
निश्चय ही बहुत जल्द एक तो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके वहाँ पर पुनः वहाँ पर उनके लौटने की, वहाँ पर उनकी रख रखाव की, उनके लिए कुछ एक विशेष व्यवसाय और नौकरियों में प्रावधान की। परंतु मुझे लगता है कि जैसे जैसे आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा वातावरण निर्माणित होगा कि स्वयं कश्मीरी पंडित भाई जाने में संकोच नहीं महसूस करेंगे और वो समय जल्दी आएगा। मंत्री जी, बनारस की 8 विधानसभा सीटें हैं, कितनी आप जीत रहे हैं? कुछ इसका आंकलन किया? आप क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं क्या कहूँगा? नहीं, सेवा मैं तो यही कहूँगा कि 8 की 8 जीत रहे, क्योंकि मैं तो ये भी कह रहा था अगले दिन गोरखपुर में जब चुनाव था कि 300+ का आह्वान लेकर के हम निकले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो 1+ और लगाना पड़ेगा, 300+ हो जाएगा ये। मंत्री, सवाल पूरा कर दूं। बनारस की 8 विधानसभा सीट है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस। शिवापुरी सीट की मैं बात करूं तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जिस गांव को बोल दिया, वहाँ के मतदाता भी वीर रतन पटेल को पसंद नहीं करते और आपने उनको कमल का फूल भी दे दिया है। तो शिवापुरी में तो पूरा एकदम हर जगह जाइए, वहाँ पे ऐसी ही स्थिति है। ऐसा है कि ये चुनाव एक व्यक्ति विशेष या एक स्थानीय विषय को लेकर के नहीं लड़ा जा रहा, विषय बहुत बड़ा है, उसका महत्व भी बहुत बड़ा है। मंत्री जी, और जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे पास चुनौती ये है कि 5 वर्षों में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निकल करके प्रदेश आया है, क्या ये व्यवस्था जारी रहे या फिर से हमें उसी में धकेलना है अपने आप? मंत्री जी, 4 चरण के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं 232 सीटों पर। इसमें से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत रही है? और मेरा दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दूसरे सवाल के उत्तर में मैं ये कहूँगा कि उसका मेरे पास उत्तर नहीं, क्योंकि वो तो जो न्यायिक संस्थाएं हैं वो अपना कार्य करती हैं और मोदी जी की सरकार इस प्रकार की जांच संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती, पुरानी सरकारें करती हैं। तो लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स जैसे कहा जाता है। तो जहाँ कानूनी कार्रवाई दरकार है, उचित है, कानूनी संस्थाओं या संवैधानिक संस्थाएं, भले ही NIA है, CBI है, उनको अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं रहता, ना ही हम उससे अनावश्यक कोई पूछताछ करते हैं कि 232 सीटों में से आप कितनी सीटें जीत रहे हैं जो अभी 4 चरणों में 232? देखिए, कुल मिलाकर के मैंने आंकड़ा दिया कि